अभी सब्सक्राइब करें अतुल कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल को और घर बैठे पाएं सभी पाठ्यक्रम की पूर्ण कवरेज फिजिक्स एवं केमिस्ट्री विषयों में आजमगढ़ के सबसे प्रसिद्ध शिक्षक श्री प्रकाश पाठक सर से। धन्यवाद। देखिए सब लोग, क्लास 10th सब्जेक्ट केमिस्ट्री में हम लेसन 2 स्टार्ट किए थे, जिसका नाम था रासायनिक अभिक्रिया एवं उनके प्रकार, यानी केमिकल रिएक्शन एंड टाइप्स ऑफ रिएक्शन। यह लेसन हम आप लोगों को बता रहे थे, जिसमें हम लोग टॉपिक पर थे कि जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं वह कितने प्रकार की होती हैं। तो रासायनिक अभिक्रियाएं तो कई प्रकार की हैं, जिसमें 2 प्रकार आपको हम बता चुके हैं। एक प्रकार बताए हैं संयोजन अभिक्रिया, जिसमें 2 अभिकारक मिलकर एक बड़ा उत्पाद बनाएंगे। इसके अलावा अपघटन या वियोजन से संबंधित बता दिए थे, जिसमें एक अभिकारक खंडित होकर के 2 उत्पादों में टूट जाएगा। इसके बारे में आप लोगों को बता दिए हैं। आज तीसरा टॉपिक है विस्थापन अभिक्रिया, जिसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। विस्थापन अभिक्रिया यानी इसमें स्थान बदल जाएगा। जैसे देखिए, अगर Fe है, अगर यह कॉपर सल्फेट से क्रिया करेगी, यानी Fe अगर कॉपर सल्फेट से क्रिया करे तो यहां पर कॉपर यहां से हट जाएगा, यानी कॉपर डिस्प्लेस हो जाएगा, इसका स्थान हट जाएगा यहां से, और इसके स्थान पर आ जाएगा क्या, Fe SO4 हो जाएगा। अब प्लस कॉपर अलग हो गया। अब बताइए, कॉपर की जगह पर Fe आया, इसका नाम तो आयरन है, इसका नाम है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट इसका नाम है, इसका नाम है फेरस सल्फेट, और यह कॉपर है। अगर आप समझेंगे कि कैसे यह अभिक्रिया हुई, तो यहां पर देखिएगा, जो कॉपर है वह Fe से कम रिएक्टिव है, या आप यूं कहिए कि जो Fe की क्रियाशीलता है कॉपर से अधिक है। तो जब Fe की क्रियाशीलता कॉपर से अधिक है, तो Fe जब यहां पर जाएगा तो कॉपर को विस्थापित कर देगा, और ऐसा हुआ भी। Fe इसके स्थान पर आ गया और कॉपर को विस्थापित करके अलग कर दिया। तो यह देखा जाए तो विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण रहेगा। लेकिन यहां पर बस सिंगल प्रतिस्थापन हुआ, एक का केवल स्थान बदला। कहीं कहीं पर होता ऐसा भी है कि दोनों का स्थान बदल जाता है। तो यह सिंगल प्रतिस्थापन के अंतर्गत आएगा। जहां पर दोनों का स्थान बदल जाएगा वह डबल प्रतिस्थापन के अंतर्गत आएगा, या द्विप्रतिस्थापन कहेंगे। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। तो पहले चलिए परिभाषा लिखिए, तमाम उदाहरण हम बताएंगे। अब विस्थापन अभिक्रिया हेडिंग डालिएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें लिखिएगा, इस अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों का, अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों में, बल्कि लिखिए पदार्थों में किसी अणु या परमाणु का स्थान बदल जाता है। अणु या परमाणु का स्थान बदल जाता है। परमाणु का स्थान बदल जाता है। यदि एक स्थान पर बदलाव होता है
तो यह एकल प्रतिस्थापन। यदि एक स्थान पर बदलाव होता है तो यह एकल प्रतिस्थापन। और यदि दो स्थानों पर बदलाव होता है तो यह द्वि प्रतिस्थापन कहलाता है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन द्वि प्रतिस्थापन अपक्रिया कहलाती है। तो देखिए एक रिएक्शन आपके पास एग्जाम्पल के तौर पर है, इसमें बताइए एक का स्थान केवल बदला है, तो ये बताइए एकल प्रतिस्थापन के अंतर्गत आएगा कि नहीं? इसके सामने लिख दीजिएगा एकल प्रतिस्थापन। उदाहरण लिखिए, चलिए एकल प्रतिस्थापन है। एकल प्रतिस्थापन का यह उदाहरण रहेगा। एग्जाम्पल लिखे करके इसको नोट करिए। एकल प्रतिस्थापन रहेगा जिसमें केवल एक का स्थान बदला है। तो हो चुका होगा। यह रिएक्शन बहुत ही आसान है, समझिए। फिर डबल प्रतिस्थापन का अगर उदाहरण लीजिएगा तो जैसे सोडियम सल्फेट ले लीजिए। सोडियम सल्फेट का फार्मूला क्या होगा? Na2SO4 ये रहेगा ना। इसका नाम क्या है? सोडियम सल्फेट है। सोडियम सल्फेट नाम है। सोडियम पर +1 चार्ज होता है, सल्फेट पर -2, तो इसका 2 इसके पास आता है, 1 इसके पास जाता है, इसीलिए 2 यहां पर आया है। अगर इसकी क्रिया बेरियम क्लोराइड से हो रही है, बेरियम क्लोराइड में Ba पर +2 चार्ज होता है और क्लोरीन पर -1, इसीलिए BaCl2 हो रहा है। बेरियम क्लोराइड से अगर क्रिया होगी तो क्या होगा? इसमें सोडियम बेरियम के स्थान पर चला जाएगा तो NaCl बन जाएगा। चूंकि Na पर +1 और Cl पर -1, तो यहां का सोडियम जो है इसकी जगह पर चला जाएगा और बेरियम इसकी जगह पर चला आएगा। तो बेरियम पर +2 चार्ज होता है, तो बेरियम सल्फेट जब बनाएगा तो इस पर +2 इस पर -2 मिलकर के कैंसिल आउट हो जाएगा और यह बेरियम सल्फेट बन जाएगा। तो इसका नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड है इसका नाम, और इसका नाम है बेरियम सल्फेट नाम है। बेरियम सल्फेट यह बन जाएगा। तो यह बताइए द्वि प्रतिस्थापन हुआ कि नहीं? द्वि प्रतिस्थापन कहिए या द्वि विस्थापन अपक्रिया, बात तो एक ही है। द्वि प्रतिस्थापन हुआ। प्रतिस्थापन यानी दो स्थानों पर इसका इंटरचेंज हुआ है स्थान। एक सोडियम बेरियम की जगह पर चला गया तो NaCl हो गया, अब बेरियम इसकी जगह पर आ गया तो बेरियम सल्फेट बन गया। तो आप बताइए, पहचान अब तो कर ही ले जाएंगे। कोई भी रिएक्शन आपके सामने रखा जाए तो आप सिंगल प्रतिस्थापन, डबल प्रतिस्थापन क्या होता है या प्रतिस्थापन अपक्रिया है कि नहीं है, इसको आप समझ सकते हैं। इन दोनों उदाहरणों से समझ सकते हैं। तो सबको आ गया होगा समझ में। तो देखिएगा जो NCERT का क्वेश्चन दिया रहेगा वह इसी तरह रिएक्शन दिया रहेगा और इसमें छांटना रहेगा कि किसमें सिंगल प्रतिस्थापन हुआ, किसमें डबल प्रतिस्थापन होगा, इसको आपको छांटना रहेगा। तो मिटाया जाए। तो यह समझ गए होंगे सब लोग। तो हमने बता दिया कि विस्थापन अपक्रिया क्या है। कौन सी अपक्रिया बताएं? विस्थापन अपक्रिया क्या है। इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। देखिए सिलेबस के अनुसार हम चल रहे हैं। जो दिया है इसमें देखिए द्वि विस्थापन यह सब दिया था, उसी के तहत हम लोग चल भी रहे हैं। एक मिलेगा इसी में उदासीनीकरण। वैसे अम्ल और क्षार के बारे में तो हम बता चुके हैं। उसमें अम्ल और क्षार क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। इसी अपक्रिया को कहते हैं उदासीनीकरण। तो आप चलिए हेडिंग इसमें भी डाल लीजिए। अगला नंबर डालिएगा क्या? उदासीनीकरण अपक्रिया। उदासीनीकरण
अभिक्रिया, कुछ लोग अभी नहीं जान रहे होंगे, उदासीनीकरण अपक्रिया। तो इसमें देखिए उदासीनीकरण अपक्रिया में क्या रहेगा, एक अम्ल रहेगा जैसे HCl ले लीजिए, एक क्षार लीजिएगा NaOH ले लीजिए। जब इसका रिएक्शन होगा तो Na के साथ Cl हो जाएगा, NaCl हो जाएगा, अब प्लस OH और H यह मिल करके क्या बना लेंगे, H2O बना लेंगे। तो बताइए यह अम्ल है, कौन सा अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, यह अम्ल हुआ। और यह सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार है, क्रिया किया तो यह बताइए लवण है, देखा जाए साधारण नमक ही है। और यह क्या बन गया बताइए, जल। इसी अपक्रिया को कहते हैं उदासीनीकरण। तो लिखिएगा, चलिए इसमें, इस अपक्रिया में अम्ल और क्षार परस्पर क्रिया करके, अम्ल और क्षार परस्पर क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। इस अपक्रिया में अम्ल और क्षार क्रिया करके, अम्ल और क्षार क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। लवण और जल बनाते हैं। इसके बाद रिएक्शन दे दीजिएगा एग्जाम्पल में। अम्ल कौन है, क्षार कौन है, आपको पता होगा। रिएक्शन नोट करिए सब लोग। कोई और भी रिएक्शन दिया जा सकता है। हाँ, संतुलित है, देखिए कि नहीं है तो संतुलित लग रहा। देखिए H एक यहाँ एक यहाँ, दो हो गया, दो तो है H। ऑक्सीजन एक इधर है, ऑक्सीजन एक इधर है, Na और Cl भी बैलेंस तो है। यह संतुलित समीकरण है। और यह भी देखिएगा संतुलित ही था कि नहीं, ऊपर वाला भी संतुलित कर लीजिएगा अगर कहीं नहीं हम कर पाए तो। यहाँ पर करिए पहले संतुलित। देखिए सोडियम 2 है, यहाँ पर 2 बढ़ाएगा तो 2 बढ़ाने का मतलब है सोडियम भी 2 हो गया, क्लोरीन भी 2 हो गया, बैलेंस हो गया। यहाँ पर देखिए तो बैलेंस लग रहा है। तो जहाँ पर हम बैलेंस अगर नहीं कर पा रहे वहाँ बैलेंस कर लीजिएगा, आप लोग कर लीजिए, इसको बढ़ा लीजिएगा। चूंकि संतुलित समीकरण पर ही सब जो क्रियाएं हैं या जो रूल होते हैं वह लागू होते हैं, इसलिए संतुलित करना आवश्यक है। हो गया। अब इसके बाद अगला नंबर रहेगा, अगले नंबर पर हम लोग चलेंगे। कौन सी अपक्रिया है? अपचयन अपक्रिया, ऑक्सीकरण अपक्रिया संबंधित रहेगा। हेडिंग डालिएगा। यह चौथा नंबर रहेगा, 5वां ना, ऑक्सीकरण तथा अपचयन अपक्रिया, ऑक्सीकरण तथा अपचयन अपक्रिया। देखिएगा, ऑक्सीकरण तथा अपचयन अपक्रिया, यह अपक्रिया की अगर परिभाषा देखा जाए तो बहुत विस्तारित है, लेकिन आप लोगों के स्तर पर जो हाई स्कूल स्तर पर परिभाषा दी गई है वह किसी तत्व के साथ ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण है, और ऑक्सीजन का बाहर निकलना क्या है? अपचयन कहलाता है। जैसे देखिए, अगर कॉपर है, कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ करके कॉपर ऑक्साइड बना ले CO, और इसको बैलेंस करने के लिए यहां दो लगाइए, तो बताइए कॉपर में ऑक्सीजन बढ़ गया कि नहीं? तो इसका यह क्या लिखेंगे? इसका क्या हुआ? ऑक्सीकरण हो गया। क्या हो गया? ऑक्सीकरण हो गया। वही कॉपर ऑक्साइड में से
अगर कॉपर ऑक्साइड जल से क्रिया करे या हाइड्रोजन से क्रिया करे, मान लीजिए H2 से क्रिया करेगा, और H2 से जब क्रिया करेगा तो Cu अलग हो जाएगा और H2O यह बना लेगा। बताइए कॉपर में ऑक्सीजन की संख्या क्या हो गई, कम हो गई। तो यह अब क्रिया कौन सी कहलाएगी, अपचयन कहलाएगी। आप इसको देख सकते हैं इस तरह। तो ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण है, या ऑक्सीजन का बढ़ना ऑक्सीकरण है, लेकिन ऑक्सीजन का बाहर निकलना क्या है, अपचयन है। दोनों रिएक्शन आपके सामने हमने दिया है। बोलिए, तो यही परिभाषा आप लोग लिखिएगा। तो चलिए नोट करिएगा, किसी तत्व अथवा यौगिक से, किसी तत्व अथवा यौगिक से ऑक्सीजन का जुड़ना, किसी तत्व अथवा यौगिक से ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। ऑक्सीकरण कहलाता है। जबकि ऑक्सीजन का बाहर निकलना अपचयन कहलाता है। दोनों साथ साथ हम लिखवा दे रहे हैं, जबकि ऑक्सीजन का बाहर निकलना अपचयन कहलाता है। ऑक्सीजन का बाहर निकलना अपचयन कहलाता है। अब आप यह दोनों रिएक्शन लिखिएगा। दोनों रिएक्शन में एक में ऑक्सीकरण हो रहा है और एक में अपचयन हो रहा है। इसको नोट कर लीजिए। हो गया। एक बात और ध्यान रखना है, जो ऑक्सीकरण है उसको उपचयन भी नाम दे सकते हैं। उपचयन लिखिएगा। ऑक्सीकरण क्रिया को, बल्कि यहां स्टार लगा कर नोट कर लीजिए, ऑक्सीकरण क्रिया को उपचयन क्रिया भी कहेंगे। उपचयन क्रिया भी कहते हैं। ऑक्सीकरण क्रिया को उपचयन अपक्रिया भी कहेंगे। उपचयन अपक्रिया भी कहेंगे। अब देखिए एनसीईआरटी का कुछ क्वेश्चंस है, बीच में भी दिया है, एक्सरसाइज भी हम कराएंगे। क्वेश्चन है, नोट करिए नीचे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डालिए, एनसीईआरटी पर है। लिखा है, निम्नलिखित अपक्रियाओं में ऑक्सीकरण और अपचयन अपक्रिया छांटिए। ऑक्सीकरण और अपचयन अपक्रिया छांटिए। ऑक्सीकरण और अपचयन अपक्रिया छांटिए। तो दिया है, दो रिएक्शन में दिया है, एक क्वेश्चन में ही रहे। सोडियम है, ऑक्सीजन से क्रिया किया है और बनाया है सोडियम ऑक्साइड Na2O। बैलेंस भी करके दिया होगा, 2 यहां लगाएगा, लेकिन यहां 2 लगाने से काम नहीं हो पाएगा, यहां 2 लगाकर 4 लगाएगा। दूसरा नंबर यह रिएक्शन दिया हुआ है Cu, यह तो हम बता वैसे चुके हैं। Cu प्लस नहीं, CuO है, अब प्लस H2 दिया है और इक्वल टू दे दिया है Cu प्लस क्या, H2O, यह दे दिया है।
अब बताएं इसमें क्या हुआ, इसमें सोडियम का ऑक्सीकरण हुआ है और इसमें कॉपर का क्या हुआ, अपचयन हुआ है। देख रहे हैं ना। तो चलिए आंसर लिखिएगा। आंसर में एक बार रिएक्शन लिखना पड़ेगा। 4Na + O2 = लिखिएगा 2Na2O लिखिएगा। इसमें Na के साथ ऑक्सीजन यानी O2 जुड़ा है, अतः कौन सी क्रिया है, ऑक्सीकरण या उपचयन, अतः ऑक्सीकरण क्रिया है। और दूसरे वाले में लिखिएगा, यह फर्स्ट नंबर हो गया। दूसरा नंबर में रिएक्शन वही लिखिएगा, CO + H2 = Cu + क्या, H2O। तो इसमें लिखेगा क्या, इसमें CuO से O2 या O निकला है लिख दीजिएगा, यानी कम हुआ है, अतः इसका क्या हुआ, इसका अपचयन हुआ, अपचयन हुआ लिख दीजिएगा, अतः इसका अपचयन हुआ। ऑक्सीजन अगर कम हो रहा है तो अपचयन हुआ और ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ऑक्सीकरण हुआ। तो इस तरह आपको अभ्यास अब करने की जरूरत रहेगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करिएगा। पूरा आपको हमने बता दिया कि रिएक्शन जो भी टाइप्स में था हमने बता दिया है और आपके सिलेबस के अनुसार बताया गया। इसमें से क्वेश्चन जो है बोर्ड में मिलेगा। तो जो भी हम इसका 3-4 क्लास दिए होंगे, जो भी दिए होंगे 3-4 क्लास या 3-4 वीडियो बना होगा, उसको ध्यान से देख लीजिएगा और इतने में से ही क्वेश्चन मिल जाने आपको है। और भी पिछले सालों का क्वेश्चन देखा जाएगा। और कल हम लोग जब पढ़ेंगे इस लेसन को तो पहले एनसीईआरटी का क्वेश्चन किया जाएगा। क्वेश्चन एनसीईआरटी का करने के बाद फिर देखा जाएगा क्वेश्चन जो पिछले सालों में पेपर में आया हुआ है, पेपर भी रहेगा। तो 2020-2019 में कौन कौन क्वेश्चन इससे संबंधित आया और कैसे पूछा, इसके बारे में भी हम समझाएंगे। कल यह स्टेप रहेगा, लेकिन आज इतना ही रहेगा। इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, पूरा टॉपिक तैयार करके फिर कल रहिएगा। तो कल पूरा बता दिया जाएगा एनसीईआरटी का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। अगर कुछ नहीं बताया गया तो उसको भी बता दिया जाएगा। इसके अलावा और भी चीजें हैं, जैसे संक्षारण क्या है, इसके बारे में अगर जानकारी करना है तो यह कहेंगे। संक्षारण का मतलब है कि जो लोहे की बनी वस्तुएं हैं वह धीरे धीरे नमी और ऑक्सीजन की उपस्थिति में संक्षारित यानी धीरे धीरे नष्ट होती हैं, इसे ही संक्षारण कहेंगे। और या लोहे का नमी की उपस्थिति में धीरे धीरे नष्ट होना ही संक्षारण है। अगर आपको संक्षारण होने से बचाना है तो इन पर पेंट करेंगे। पेंट का मतलब है कि कोई लेप कर देंगे। लेप करने से क्या होता है कि ऑक्सीजन या नमी का इस पर प्रभाव नहीं पड़ पाएगा, जिसकी वजह से वह जो है उसको सुरक्षा मिल जाएगी। यह संक्षारण हुआ। संक्षारण रोकने का उपाय हमने बता दिया कि या तो उस पर ऑयल का प्रयोग करिए, तेल का प्रयोग करिए, या तो फिर पेंट का प्रयोग करिए। कई प्रकार का संसाधन है, आप प्रयोग कर लेंगे तो यह जो है संक्षारित होने से बचाया जा सकता है। लोहे में जंग कैसे लगता है उसका रिएक्शन अगर देना होगा तो इसको भी बता देते हैं। लोहे में जंग जब लगता है तो रिएक्शन क्या होता है, इसको नोट करिएगा। लोहे में जंग लगना यानी लोहे में जंग कैसे लगता है, तो यह भी होता है, रिएक्शन है यही। और वायुमंडल की ऑक्सीजन होती है और वातावरण की नमी होती है। यहां पर बल्कि H2O लिखा जाएगा। और यह जब मिलते हैं तो क्या बनता है, यह Fe2O3 बनता है, फेरिक ऑक्साइड। H2O होता है, इसी को जंग कहते हैं, यही जंग रूप है। और बैलेंस करिएगा तो यह फिर यहां पर जो है O3 है तो यहां पर 3 लगाएगा। 3 लगाने से यहां पर 2 लगाना पड़ेगा और यहां पर 4 लगाएगा।
और X/2 तो बैलेंस है ही। तो यह देखिएगा जंग रूप यही है। अगर कोई पूछेगा कि लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया को समझाइए या समीकरण दीजिए, तो आप यही समीकरण दीजिएगा। इसको स्टार लगाकर नोट कर लीजिएगा सब लोग, इसको स्टार लगाकर नोट कर लेने की जरूरत है। जंग का रूप यही होता है। यहां पर यक्ष देखिए चर है, चर का मतलब है कि जल की मात्रा हो सकता है 2 अणु हो, 4 अणु हो, तो यहां पर उसने अणुओं को रख देना है, यही यक्ष का मतलब है। तो यह लेसन देखिए समाप्त है। बस एक्सरसाइज, एक और वीडियो हम देंगे जिसमें एक्सरसाइज का क्वेश्चन प्लस और भी क्वेश्चन अगर कोई बनेगा तो उससे संबंधित बताएंगे। कल पेपर भी 2019-20 का जो आया रहेगा पिछले सालों में, सेट तो कई रहेंगे, 4 सेट होते हैं, जितना हो सकता है उतना बता दिया जाएगा कि यह क्वेश्चन आया और इंपॉर्टेंट रहेगा, उसी हिसाब से आप लोग तैयार भी कर लीजिएगा। तो आज इतना ही रहेगा, धन्यवाद।